हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर तैयार हैं हम अपनी अगली क्लास के साथ। तो पिछली क्लासेस में हमने सौरमंडल के बारे में जाना था। सौरमंडल में हम अपने पहले ग्रह बुध के बारे में जानेंगे आज। तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं। बुध। दोस्तों, बुध बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध, शुक्र और तुम्हारी पृथ्वी, और ये रहा तुम्हारा मंगल। समझे? तो दोस्तों, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। ओके। बुध सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ओके। 1 मिनट। ओके। तो दोस्तों, बुध सबसे निकटतम ग्रह। ओके। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह। अच्छा, ये इसका पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा था। सबसे तेज परिक्रमण काल। सबसे तेज परिक्रमण, सबसे तेज परिक्रमण वेग। अच्छा, अब इसका जो सबसे तेज परिक्रमण वेग है, इसका मतलब ये अपनी सूरज के चारों ओर कितने समय में परिक्रमा कर लेता है? 88 दिनों में। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा। ओके। अच्छा, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक। सभी ग्रहों में सबसे अधिक कितना है? 560 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके दोस्तों। अच्छा, ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी के, ध्यान रखने की चीज है, पृथ्वी के 90 दिनों में, पृथ्वी के 90 दिनों में लगाता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि सॉरी, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो दोस्तों बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। तो इसे एक चीज और कहते हैं, इसे कहते हैं परिभ्रमण काल। परिभ्रमण या दैनिक या अक्षीय गति। ओके। तो ये पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। अच्छा दोस्तों, ठीक है। तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। ठीक है, सूर्य के
सबसे निकटतम ग्रह। बुध सभी ग्रहों में सबसे छोटा, सबसे तेज परिक्रमण वेग, सबसे कम समय में, कहाँ है, 88 दिनों में, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा। तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक, कितना, 560 डिग्री। अपनी दूरी पर एक चक्कर पृथ्वी के 90 दिनों में, यानी कि उसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ओके, तो दोस्तों अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा के भी इस मामले में अगर बुध से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, दूसरी चीज, बुध पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव। ओके दोस्तों, अच्छा एक चीज और बतानी थी आप सभी लोगों को। ये तो सभी फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बताएंगे उस हिसाब से, अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो रोचक तथ्य होते हैं, मतलब इसके अलावा जिन्हें परीक्षा से शायद ना मतलब नहीं होता लेकिन उन्हें जानने में थोड़ी एक क्यूरियोसिटी सी होती है, थोड़े अतिशयोक्ति भरे से होते हैं, ऐसा लगता है क्या ये पॉसिबल है। अगर ऐसे फैक्ट्स जहाँ भी जिस भी ग्रह या उपग्रह या आकाशीय पिंड या फिर भूगोल में संबंधित विषय से संबंधित हों, अगर आपको चाहिए तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वो हम अध्याय के बाद में बात किया करेंगे उनकी, तो अगर चाहिए हो तो इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। और जीएस के तो टेंशन ही छोड़ दो, अगर जीएस अगर इन्हें याद कर लेते हो तो जीएस के 90% प्लस क्वेश्चंस आपके आराम से होने ही होने हैं। और एक और चीज़ बतानी थी, शायद 2-4 या 2-3 दिन में हम करंट का भी टॉपिक लाने वाले हैं, जो है सुबह सुबह हम करंट भी डिस्कस किया करेंगे। और करंट की क्वालिटी भी ऐसी होगी कि आपके सिंगल क्वेश्चन छूटने की संभावना ही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बस मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करते रहिए। आप ही की मेहनत से आप ही सफल होने वाले हो, मेरी मेहनत से आप सफल हो जाओगे। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे ये करंट बेस्ड हैं, कुछ चीज़ें जो कि जिन पे समय के अनुसार क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो इन्हें मैं अपने उसमें सम्मिलित कर लेता हूँ। हो सकता है ये आप पहली बार पढ़ते हो लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही पूछते चले जाएंगे। जरूर ऐसा है, हाँ 70-80% वही क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं, लेकिन तो 10-20% क्वेश्चन होते हैं वो जरूर बढ़ के आते हैं। अब वो कहाँ से आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस में होंगे। अब जो सिलेबस में होंगे तो हम उन्हें कवर ना करें तो ये तो हमारी गलत बात है ना। अब वही चीज़ होती है, क्या होता है कि 80% जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अब उसे तो सभी बच्चे तैयार करके जा रहे हैं। ओके, अब जो 20% है, अगर उसे आप एक्सेप्शन में तैयार कर जाओगे, लेट कर लिया 20% में से तुम्हें 90 या 80% भी याद रह गया, तो 20% किसी भी एक स्थिति में 20 यानी कि आपको फिर भी उसका 16% याद रह जाएगा। यानी कि तुम जो 100% थे उनमें से अपने आप आगे निकल जाओगे, और यही सिलेक्शन का एक बेस्ट तरीका होता है। यानी कि जो सब पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक जो चीज़ जो हमें दूसरों से आगे निकाल सकती है उस पर हमें ध्यान देना है। ओके दोस्तों, तो हम कुछ मिशनों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि अभी रिसेंट में रहे भी हैं करंट में, और जान लेते हैं। अक्सर सवाल पूछा भी गया है कई कुछ समय, और आगे भी पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो देखो, मैरिनर 10, ओके, ये बुध के लिए भेजा गया मिशन था। अच्छा, मिशन बुध के अध्ययन के लिए, ठीक है।
ये है मैरिनर 10, याद रखेंगे मैरिनर 10 किसके लिए है? बुध की स्टडी के लिए। अच्छा, आपके चैनल का नाम भी स्टडी ऑल टाइम है, याद रखना। ओके। अच्छा, एक और मिशन है बेपी कोलंबो, ठीक, ये भी बुध की स्टडी के लिए है, ठीक है। अच्छा, मैरिनर 10 के बारे में एक और फैक्ट है, उसे हम यहां लिख लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है बुध के सबसे नजदीकी से गुजरने वाला सैटेलाइट, तो वो मैरिनर है। सबसे नजदीकी से गुजरने वाला उपग्रह। अच्छा, इसका जो प्राकृतिक उपग्रह, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उपग्रह मानवीय मिशन है, ये सभी मानव के द्वारा भेजे गए हैं। अच्छा, बेपी कोलंबो भेजा गया बुध की स्टडी के लिए, किस एजेंसी का है? यूरोपियन एजेंसी का है। तो दोस्तों, बुध के बारे में जितने भाई फैक्ट्स हो सकते हैं लगभग हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। एक बार रिवीजन हो जाए जिससे कि आप भूलो ना। कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है इसका। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, यानी कि इस पर वायुमंडल पाया ही नहीं जाता, यानी कि हमारे लिए जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर जो भी वायु जरूरत होती है वो वहाँ मिलती ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अच्छा, मिशन जो बुध के अध्ययन के लिए मानवीय मिशन है जो भेजे गए हैं उन पर बात करी हमने। मैरिनर 10 ये बुध की स्टडी के लिए मानव मिशन है, ये बुध के सबसे नजदीकी से गुजरा है, ठीक है। बेपी कोलंबो ये यूरोपियन मिशन है, ये भी हमारा बुध के लिए भेजा गया मिशन है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बुध के बारे में। ओके, अब जानते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला तो ये है कि ये बुध से सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के मामले में दूसरा ग्रह एवं अच्छा दोस्तों, आकार, घनत्व, दूरी, द्रव्यमान आदि के बारे में भी हम पीछे इन ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन जो स्पेशल फैक्ट्स हैं उन पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर किसी को इस मामले में वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चैनल पर पड़ी हुई है, जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के मामले में दूसरा ग्रह। अच्छा, इसका जो घनत्व है, अच्छा ठीक है, घनत्व, आकार और द्रव्यमान के मामले में ये पृथ्वी के सदृश है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है घनत्व, आकार और द्रव्यमान के मामले में ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। अच्छा, इस पे फास्फीन गैस मिली है, ठीक, जो जीवन के होने का संकेत देती है। इसमें कौन सी गैस पाई गई है? फास्फीन गैस, ठीक है। अच्छा, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को,
ठीक है। अच्छा, ये सांझ का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। अच्छा, सांझ के वक्त ये किस दिशा में दिखता है? कमेंट करके बताना। अच्छा, ये भोर का तारा, भोर का तारा शुक्र। अच्छा, इस वक्त ये किस दिशा में दिखता है? बात कर लेते हैं दोनों पे। सांझ के वक्त ये हमें पश्चिम दिशा में दिखता है। जब ये भोर होती है उस वक्त ये हमें, यानी कि सुबह, सुबह के समय हमें ये इसके विपरीत पूर्व दिशा में दिखता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज, ये अन्य ग्रहों के विपरीत, ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त घूमता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, यानी कि इसकी दिशा कौन सी होती है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है दोस्तों। ओके, तो सूर्य से दूरी के मामले में दूसरा ग्रह, घनत्व, आकार, द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी जैसा। फॉस्फीन जो जीवन के होने का संकेत देती है। पृथ्वी का भग्नी ग्रह शुक्र, सांझ का तारा शुक्र पश्चिम की तरफ दिखाई देता है सांझ के समय। भोर का तारा शुक्र पूर्व की दिशा में दिखाई देता है सुबह के समय। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त घूमता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर बात की जाए उपग्रह की, तो इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसमें CO2 की मात्रा, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड 90 से 95% तक पाई जाती है, जिसकी वजह से यहां प्रेशर कुकर की दिशाएं पाई जाती हैं। अच्छा, इस बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है अपना प्राकृतिक। कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है। इसके अलावा इस पे एक और गैस का इसके वायुमंडल में पाई गई, वो है फॉस्फीन। अच्छा, फॉस्फीन गैस किस चीज़ के संकेत देती है? जीवन के संकेत देती है, कि संभवतः शुक्र ग्रह पे कभी जीवन रहा हो, उसके संकेत देती है। अच्छा, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 90-95% पाई जाती है। इसकी वजह से प्रेशर कुकर की दिशाएं जनरेट होती हैं। तो प्रेशर कुकर की दिशाएं किस ग्रह पर जनरेट होती हैं? शुक्र ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे शुक्र ग्रह के बारे में लगभग सभी फैक्ट्स। इसके अलावा पेपर में आने की कोई भी संभावना नहीं है। अब जानेंगे हम अगले फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हमने बुध और शुक्र के बारे में जाना। अब हम जो सूर्य से तीसरा ग्रह है, क्योंकि हम सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों के बारे में जान रहे हैं, तो तीसरा ग्रह पृथ्वी आता है।
तो अब हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, लेकिन जब हम भूगोल पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो उन सभी में हम पृथ्वी के बारे में विशेष तौर पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है और इस पर किस किस तरह की उच्चावच हैं। तो वो सारी चीज़ें हम उस वक्त जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो कि हमारी सीरीज में चल रहा है। तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हमारा वही ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, और अभी तक पृथ्वी के अलावा किसी भी और अन्य ग्रह पे या उपग्रह पे या किसी आकाशीय पिंड में अभी तक जीवन की खोज नहीं हो पाई है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, खैर ये सामान्य है, सभी को पता है। अच्छा, पृथ्वी सूर्य से तीसरी है। सभी सोच भी सकते हैं कि जब हम दूरी के क्रम में पढ़ रहे हैं तो बुध शुक्र के बाद में तीसरी पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के मामले में तीसरा ग्रह। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब पृथ्वी की बात हो रही है तो अपना ग्रह भी है, और अब इसमें हम देख भी लेते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं हम, आकार के हिसाब से हम पहले भी ग्रहों को व्यवस्थित करके दिखा चुके हैं पिछली वीडियोज में, पर फिर भी पृथ्वी के मामले में हम देख लेते हैं। आकार में पांचवा, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। पहले चार आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा, इसकी जो घूर्णन का समय है वो है 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है। अच्छा, इसे घूर्णन समय और नक्षत्र दिन, नक्षत्र दिवस, ये दो कंफ्यूजिंग होते हैं अगर कभी क्वेश्चन में आता है। तो जो नक्षत्र दिवस होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो परिक्रमण काल है 365 दिन अक्सर मानते हैं, लेकिन 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। आकृति, आकृति जियोड। अच्छा, जियोड आकृति कैसी होती है? ये पूर्णतः गोल नहीं होती दोस्तों, ये गोल टाइप में कुछ ऐसे करके, या मतलब सॉरी गोल ही होती है, लेकिन हल्का उभार लिए हुए होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस आकृति को हम जियोड बोलते हैं। पृथ्वी पर जल 71%, स्थल 29%। ठीक है दोस्तों। सूर्य से दूरी के मामले में तीसरा ग्रह, आकार के मामले में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। चार आप बताओगे। घूर्णन समय 23 घंटे 56 मिनट, नक्षत्र दिवस 24 घंटे, परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे। ओके, आकृति जियोड और जल 71% और स्थल 29%। ठीक है। ये अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। ओके, किस किस के बीच अवस्थित है? शुक्र इसके आगे पड़ता है और मंगल इसके पीछे पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम अंतरिक्ष से इसे देखते हैं तो ये जल की अधिकता के कारण ये नीली दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे
नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्र और मंगल के बीच में पड़ती है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, क्या हो गया इसमें? अच्छा, इसके जो परिक्रमण मार्ग होता है, परिक्रमण मार्ग, इसकी लंबाई यानी कि परिक्रमण मार्ग पता कौन सा है? जैसे ये हमारा सूर्य, ओके, अच्छा ये सूर्य है हमारा और ये हमारी पृथ्वी है। इसकी जब चारों ओर ये ऐसे करके घूम रही होती है अंडाकार मार्ग में, तो ये किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके और किसी भी पॉइंट तक एंड करके, ये जितनी भी रेखा की लंबाई है, इसे हम इसके पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग कहते हैं। ये है 96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अंतिम बात पृथ्वी के बारे में, सर्वाधिक घनत्व। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। अच्छा पिछली क्लासेस में बताया था सर्वाधिक कम घनत्व वाला ग्रह, बताओगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, जब तक रिवीजन करो, तैयारी करो और बस मेहनत करते रहो।